अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स टीचर और मैं हूं आपकी मैथ की टीचर जो आपको यहां पे मैथ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स और डिफरेंट क्लासेस की जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाती हूं। तो आज जो मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करने जा रही हूं ये है क्लास 10th साइंस ग्रुप का यूनिट नंबर 12 और उसका फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले इस थ्योरम की हम स्टेटमेंट को समझते हैं जो कि हमारे पास यहाँ मैंने पहले से लिख के रखी हुई है। द मेयर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल, यानी एक सर्कल का जो सेंट्रल एंगल होता है जो कि उसकी माइनर आर्क के साथ बना हुआ हो, इज़ डबल दैट ऑफ द एंगल, वो उस एंगल से डबल होता है, दो गुना होता है, सबटेंडेड बाय द क्रॉसपॉन्डिंग मेजर आर्क, जो उस जो माइनर आर्क है उसी के क्रॉसपॉन्डिंग जो मेजर आर्क है उसके साथ जो एंगल बना हुआ होता है उसका वो डबल होता है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमने ये शो करना है कि जो सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल होता है जो सर्कल की माइनर आर्क के साथ बना हुआ हो वो डबल होता है उस एंगल के जो उसकी मेजर आर्क के साथ बना हुआ हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, इस स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको सर्कल की वो टर्म्स मालूम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे सेंट्रल एंगल यूज़ किया गया है, उसके बाद माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होती है, मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये टर्म्स एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको इस स्टेटमेंट की अच्छी से समझ आ जाए। जी, तो कुछ सर्कल की जो टर्म्स हैं वो समझाने के लिए यहाँ मैंने एक सर्कल बना के रखा हुआ है आपके लिए। ये एक सर्कल है जिसका सेंटर है ओ और यहाँ पे आर्क की डेफिनेशन लिखी हुई है, मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। जो अ पार्ट ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज़ कॉल्ड एन आर्क। आर्क ऑफ ए सर्कल क्या होती है, सर्कल के सरकमफ्रेंस का एक हिस्सा लिया जाए तो उसको हम आर्क कहते हैं। इससे पहले आप लोग पिछली क्लासेस में ये पढ़ के आए हैं कि सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल क्या होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल ये इस सर्कल की बाउंड्री को कहते हैं। ठीक है, ये जो इसकी बाउंड्री वाल है ये इसका सरकमफ्रेंस है और इसके सरकमफ्रेंस का हम कोई भी एक हिस्सा काट लें तो वो उसकी क्या होती है, आर्क होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ कि मैं अगर यहाँ पे कोई से दो पॉइंट ले लेती हूँ, ये पॉइंट मैं कहती हूँ यहाँ पे P है, ठीक है, और ये पॉइंट मैं लेती हूँ कि ये यहाँ पे Q है। ठीक है, ये दो मैंने पॉइंट ले लिए हैं इसके सरकमफ्रेंस के ऊपर P और Q, और मैं इस सर्कल को यहाँ से इस तरह से काट देती हूँ, इन पॉइंट्स को मिला के इस तरह से मैं इस सर्कल को काट लेती हूँ यहाँ से। ठीक है, हम अगर इस सर्कल को ऐसे काट लें तो यहाँ से आप देखेंगे कि इस सर्कल के दो हिस्से हो गए हैं, इसके सरकमफ्रेंस के भी दो हिस्से हो गए हैं। किस तरह से, एक हिस्सा ये यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, ये मैं साथ लाइन लगा रही हूँ, ये वाला हिस्सा है इसके सरकमफ्रेंस का एक। ठीक है, तो ये एक आर्क है, ये जो इस तरह कर्व्ड शेप में एक आ गई है हमारे पास, ये लाइन नहीं है ये कर्व है। ठीक है, जिसकी शेप इस तरह से होती है, लाइन होती है जो ऐसे स्ट्रेट हो और कर्व होती है जिसकी शेप यूँ ऐसे बेंट हुई हुई हो, तो ये कर्व शेप है। ठीक है, ये आर्क ऑफ ए सर्कल है। इसी तरह ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से इस तरफ अगर हम चलते हैं ये वाला, तो ये भी इसकी आर्क है। ठीक है, इसकी दो आर्क आ गई हैं यहाँ पे, हमने इसे दो पॉइंट से अगर काटा है तो यहाँ पे हमारे पास इस सर्कल की दो आर्क आ गई हैं, एक ये वाली आर्क है और एक ये वाली आर्क है। अब इसमें से आपको देखने से भी पता चल रहा होगा कि जो ये वाली आर्क है ये छोटी आर्क है। ठीक है, और जो ये ऊपर वाली आर्क है ये क्या है, ये बड़ी आर्क है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ इस P से इस Q तक यहाँ ये नीचे वाला हिस्सा है इसको हम माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल कहेंगे, और जो इस P से इस Q पे यहाँ ऊपर की तरफ से आप यहाँ से इस तरह से टर्न होके आते हैं तो ये जो ऊपर वाला बड़ा हिस्सा है आर्क का इसको हम मेजर आर्क कहेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको आर्क, माइनर आर्क और मेजर आर्क जो है वो क्लियर हो गई। अब बात है सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल क्या होता है। ठीक है, सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल क्या होता है, तो अगर मैं इसको यहाँ इस सर्कल को P और Q तक काट रही थी तो इसकी आर्क ये P और Q बन रही है। ठीक है, तो इस पॉइंट P को, ये वाला जो पॉइंट है इसको अगर मैं ऊपर बढ़ा के इसको अगर मैं ऊपर बढ़ाती हूँ इस तरह से और इसको मैं मिलाती हूँ इसके सेंटर O के साथ। ठीक है, इसी तरह इधर से इस पॉइंट Q को मैं यहाँ बढ़ा लेती हूँ और इसको मिला लूँ इसके इसी सेंटर O के साथ। ठीक है, यहाँ से P और Q को जब हम सेंटर O से मिलाएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ इस तरफ एक एंगल बनेगा।
ठीक है, ये वाला एंगल, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये सेंट्रल एंगल है। और क्योंकि ये इस साइड पे हम इसकी इस जगह पे खड़े हैं, यहाँ पे, यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, और इस तरफ हमारे पास क्या है, माइनर आर्क है, ठीक है, छोटी वाली आर्क। तो ये वो एंगल है जो इसकी माइनर आर्क और सेंटर के साथ बन रहा है, ठीक है। ये सेंट्रल एंगल ऑफ ए सर्कल है जो किसके साथ बन रहा है, इसकी, इस सर्कल की माइनर आर्क के साथ। इसमें, इस थ्योरम में ये जो है कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा था, सेंट्रल एंगल और जो माइनर आर्क के साथ बने। तो ये माइनर आर्क है और ये इसके साथ जो यहाँ पे एंगल बनेगा ये सेंट्रल एंगल होगा, ठीक है। और दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट यूज़र है मेजर आर्क के साथ बनने वाला एक और एंगल, ठीक है। तो मेजर आर्क के साथ एंगल किस तरह से बनेगा, ये क्योंकि हमने इसको एक ही पॉइंट से काटा है और हमारे पास एक माइनर और एक मेजर आर्क आई है, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स को फिर हमने बढ़ा के ऊपर मिलाना है और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कहा जा रहा था। आपकी जो स्टेटमेंट है हम एक दफ़ा फिर सामने देख भी लेते हैं उसको, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो स्टेटमेंट को आपके सामने क्लियर करना है। तो ये स्टेटमेंट थी इस थ्योरम की, द मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल। तो हमने माइनर आर्क के साथ सेंट्रल एंगल बना लिया, मैंने आपको दिखाया है, इज डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द क्रॉसपॉन्डिंग मेजर आर्क। क्रॉसपॉन्डिंग मेजर आर्क का मतलब है कि वहाँ उन्हीं पॉइंट से काटने से जो दूसरी हमारे पास हमें मेजर आर्क हासिल हो रही है उसके साथ जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल बनता है, तो वो तकरीबन इसके ऊपर यहाँ पे बनेगा भी, ठीक है। ये नीचे सेंट्रल एंगल बना हुआ है, तो इसके बराबर में तकरीबन यहाँ पे वो बनेगा, वो जो हम मेजर आर्क के साथ एंगल बनाएंगे। ये मेजर आर्क है क्योंकि इसके साथ बनेगा। और इन्हीं पॉइंट्स P और Q को हम ऊपर यहाँ पे मिलाएंगे जब इस मेजर आर्क के साथ इस तरह से। पहले हमने सेंटर के साथ मिलाया था क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल चाहिए था, अब इसको मेजर आर्क के साथ मिलाया है क्योंकि हमें यहाँ मेजर आर्क के साथ एक एंगल चाहिए, यहाँ पे वो एंगल बनेगा, ठीक है, ये एंगल बनेगा यहाँ पे। और इस एंगल को कहते हैं सर्कम एंगल, क्योंकि ये जाके, जैसे ये एंगल सेंटर के साथ बन रहा था इसलिए ये था सेंट्रल एंगल, और अब ये एंगल क्योंकि इस सर्कल के सरकमफ्रेंस के साथ बन रहा है तो इस एंगल को हम सर्कम एंगल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी आपको जस्ट टर्म समझाई है कि आर्क क्या होती है, ठीक है, सेंट्रल एंगल क्या होता है और मेजर आर्क के साथ किस तरह से एंगल बनेगा। अब हम प्रॉपरली शुरू करते हैं अपने थ्योरम को। जी, तो हम इसकी सारी टर्म्स को तो जान चुके हैं, तो अब हम ज़रा प्रॉपरली थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। मैं दोबारा से इसकी स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ती हूँ। और स्टेटमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर स्टूडेंट्स इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लें तो आपकी जो फर्स्ट फ्यू टर्म्स हैं, जैसे सबसे पहले हमने लिखना होता है कि क्या चीज़ गिवन है, ठीक है, और क्या चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये इसी आपने स्टेटमेंट में से निकालनी है, और इसी स्टेटमेंट को देखते हुए ही हम डायग्राम भी बनाते हैं। तो स्टेटमेंट है हमारे पास, द मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल की माइनर आर्क के साथ बनने वाला सेंट्रल एंगल जो है उसकी मेजरमेंट कितनी है, इज़ डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द क्रॉसपॉन्डिंग मेजर आर्क। उसकी मेजरमेंट डबल है उस एंगल से जो कि मेजर आर्क के साथ बनता है। इसका मतलब हुआ, अगर ये हमारे पास एक सर्कल है, यहाँ पे मैं दो पॉइंट ले लेती हूँ, एक होगा ए, ये ए पॉइंट है हमारे पास, और ये यहाँ पे मैं ले लेती हूँ बी पॉइंट, ये बी पॉइंट है, या फिर मैं इसको यहाँ पे सी लिखती हूँ क्योंकि आपकी बुक में जो ये वाला पॉइंट है वो सी कहा गया ताकि आपको समझने में आसानी हो और आप इसको दोबारा जब याद करना चाहें तो आपको इसी हिसाब से समझ आए। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जस्ट इन पॉइंट्स की वजह से, वरना इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसे पी क्यू रखो, ए सी रखो, ए बी रखो, ठीक है। ये ए है और ये सी है, इस पॉइंट से अगर हम काटते हैं इसको, ठीक है, यानी इन पॉइंट से यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, काट लेते हैं अगर, तो हमारे पास ये नीचे माइनर आर्क है और ऊपर क्या है, मेजर आर्क है। मैं यहाँ पे ये जस्ट डॉटेड लाइन लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइन की ज़रूरत नहीं है, इस डायग्राम में यहाँ पे लाइन नहीं लगती, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो ये हमारे पास माइनर आर्क है, इस माइनर आर्क पे मैं खड़ी होंगी तो सेंटर के साथ जो एंगल बनेगा वो यहाँ पे ये बनेगा, जैसे कि आपको मैं पहले समझा चुकी हूँ ये वाली टर्म्स बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ से मैं ए को भी ओ से और सी को भी ओ से मिलाऊँगी तो यहाँ पे हमारा बनेगा ये सेंट्रल एंगल, ठीक है। और हमने प्रूव करना है कि ये जो सेंट्रल एंगल है ये डबल है किस एंगल से, जो यही पॉइंट मेजर आर्क के साथ एंगल बनाएंगे,
इन्हीं पॉइंट्स को ऊपर बढ़ाएं ज़रा मेजर आर्क की तरफ। मेजर आर्क की ऊपर वाली साइड है हमारी, उसके साथ जो ये एंगल बनेगा जिसे हम सर्कम एंगल कहेंगे, क्योंकि ये किसके साथ बन रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल के साथ। तो हमने प्रूव ये करना है कि ये जो सेंट्रल एंगल है ये डबल है इस सर्कम एंगल से, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बी का नाम दे देती हूँ। डायग्राम हमारी बन चुकी है। अब हमने जो टर्म्स लिखनी है वो है गिवन क्या है इसमें और प्रूफ क्या करना है हमने जी। तो हमें गिवन ये होगा कि यहाँ पे ये बात हो रही थी कि माइनर आर्क के साथ एक सेंट्रल एंगल बनता है। तो गिवन हमें होगा कि पहले एक माइनर आर्क होगी, फिर एक सेंट्रल एंगल होगा और फिर हमारे पास करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क के साथ एक एंगल होगा जो कि कौन सा एंगल है, सरकम एंगल। ये तीनों चीज़ें हमें गिवन है, ठीक है। तो गिवन में हम क्या लिख लेंगे कि ए सी एक आर्क है, जैसे कि अभी मैंने डायग्राम में बनाई है। वो जो माइनर आर्क है वो क्या है, ए सी is an arc of a circle. AC is an arc of a circle with center O. सर्कल का सेंटर क्या है, O है। ठीक है, ये गिवन हो गया। इसके अलावा हमें गिवन है एंगल। तो वहाँ पे हमने जो एंगल बनाया है, साथ साथ मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगी वही एंगल। हमने ये सेंट्रल एंगल हमें गिवन है। तो जिस जगह पे एंगल बना होता है उस चीज़ को हम दरमियान में रखते हैं। जब हम इस एंगल का कोई नाम देना चाहते हैं या इसको मेंशन करना चाहते हो तो हम इसे बोलेंगे एंगल AOC या एंगल COA बोल सकते हैं इसे हम। तो मैं AOC यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे टर्म। एंगल के लिए ये हमारी सिंबल यूज़ होती है AOC। ये क्या है, इज़ द सेंट्रल एंगल, इज़ द सेंट्रल एंगल। ये सेंटर के साथ बना हुआ है, ठीक है। सेंट्रल एंगल और किसके साथ बना हुआ है, माइनर आर्क के साथ। सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क। ये हमें गिवन है। इसके अलावा हमें सरकम एंगल गिवन है। वो क्या था, जो मेजर आर्क के साथ बना हुआ है। यहाँ पे देखिए ये इस बी के साथ बना हुआ तो इसे ABC कहेंगे, ठीक है, ABC। तो ये एंगल क्या है, एंगल ABC इज द सरकम एंगल। तो ये चीज़ें हैं हमें गिवन। गिवन के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू राइट व्हाट इज़ टू प्रूव, ठीक है। हमने इसके बाद लिखना होता है, इसी स्टेटमेंट में से ये चीज़ हमने फाइंड करनी है कि हमने प्रूव क्या करना है। तो ये जो चीज़ें गिवन थी वो मैं लिख चुकी हूँ आपके सामने। इसके बाद ज़रा स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या प्रूव करना है हमने। द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल इज़ डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द corresponding मेजर आर्क। तो हमने प्रूव ये करना है कि जो सेंट्रल एंगल है जो माइनर आर्क के साथ बना है वो डबल है उस एंगल से जो मेजर आर्क के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो मेजर आर्क के साथ जो हमने डायग्राम में एंगल बनाया है, यहाँ मेरे पास डायग्राम मौजूद है, वो देख लेते हैं जी। ये डायग्राम है हमारी। इसके हिसाब से हमने ये प्रूव करना है कि ये जो सेंट्रल एंगल है ये डबल है किस एंगल से, इस एंगल से, ठीक है, इस ये जो सरकम एंगल है इससे। तो टू प्रूफ में इसे सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे, हम जो प्रूव करना चाह रहे हैं कि एंगल AOC ये डबल है किससे, एंगल ABC से। तो डबल का मतलब दो गुना होता है। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एंगल AOC इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC। यानी 2 दफ़ा अगर एंगल ABC लिखा जाए तो तब आता है किसके इक्वल, 1 दफ़ा एंगल AOC के। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। टू प्रूफ में हम इसे यूँ लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC जो कि सेंट्रल एंगल था, ठीक है, ये डबल है। यानी ये 2 टाइम अगर हम लिखें मेजरमेंट ऑफ एंगल सरकम एंगल जो था, 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल सरकम एंगल क्या बना था, AOC।
बी सी, ये हमने चीज़ जो है ये प्रूव करनी है। तो जब हम कुछ प्रूव करना चाहेंगे तो हम फिर इसके बाद एक स्टेप और करते हैं, वो है कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में हम वो चीज़ें लिखते हैं जो हम इस चीज़ को प्रूव करने के लिए और अपनी आसानी के लिए जो हम चीज़ें खुद डायग्राम में ऐड करते हैं, ठीक है, उसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं कंस्ट्रक्शन का। जी, नेक्स्ट हमारा स्टेप है ये कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम वो चीज़ लिखते हैं जो डायग्राम में हम खुद से ऐड करते हैं, जो गिवन नहीं होती हमें, हम अपनी आसानी के लिए उसमें ऐड करते हैं। तो वो हम यहाँ से देख लेते हैं ज़रा। मैं यहाँ पे क्या करने लगी हूँ खुद से, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, ये जो एंगल है यहाँ बी पे बन रहा है, ये जो पॉइंट है बी, यहाँ से मैं एक लाइन खींच रही हूँ, ठीक है, और इस पॉइंट बी को इस ओ के साथ जो है मिला रही हूँ। मैंने क्या किया है, इस पॉइंट बी को इस ओ के साथ मिला दिया है और इसको इस हद तक नीचे लेके आई हूँ कि ये नीचे जहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल से मिलेगा, उस पॉइंट को भी मैं एक नाम दे देती हूँ। मैं उसको नाम दे देती हूँ डी। ठीक है, ये एक डी है, यानी मैंने यहाँ बी से डी तक एक लाइन खुद से खींची है। तो मैं क्या लिखूँगी, मैं यहाँ कंस्ट्रक्शन में ये लिख सकती हूँ कि मैंने बी को किसके साथ जोड़ा है, ओ के साथ। तो ज्वाइन बी विद ओ, और उसको किस हद तक लंबा लेके गई हूँ, नीचे इस पॉइंट डी तक, एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल एट डी, और उसको इतना ज़्यादा लंबा ले गई हूँ कि वो सर्कल के सरकमफ्रेंस से जाके मिले, और जिस पॉइंट पे वो मिल रहा है वो पॉइंट क्या है, डी। तो ये एक लाइन मैंने खुद से लगाई है। इस लाइन को अब मैं कंस्ट्रक्शन में लिखूंगी कि ये लाइन मैंने किस तरह से लगाई है। ज्वाइन, मैंने क्या किया, ज्वाइन किया है बी को ओ के साथ, ज्वाइन बी विद ओ एंड प्रोड्यूस इट टू मीट। प्रोड्यूस इट का मतलब ये कि इसको इतना बढ़ाया है मैंने, खुद से उसको वहाँ तक बनाया है, ठीक है, एंड प्रोड्यूस इट टू मीट द सर्कल, कि वो जाके सर्कल से मिल जाए, ठीक है, सेंटर से गुजरती हुई सर्कल से मिल जाए, टू मीट द सर्कल एट पॉइंट डी, और जिस पॉइंट पे वो जाके सर्कल से मिलती है उस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ डी का। ठीक है, तो ये काम हमने इस सर्कल के साथ खुद किया है। ये एक एक्स्ट्रा लाइन है जो हमने खुद लगाई है, इसलिए इसको हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि हमने इसमें खुद से क्या इजाफी कंस्ट्रक्ट किया। अब ऐसा करने से इस डायग्राम को ज़रा देखें क्या फ़र्क पड़ा है इसको। एक तो ये जो एंगल है, एंगल ए बी सी, ये हाफ हो गया दरमियान में से, और ये जो एंगल है ए ओ सी, ये भी देखें ज़रा हाफ हो गया। और दूसरी बात, इस साइड पे भी ये एक ट्राइंगल बन गई है पूरी, ठीक है, और इधर भी अगर आप देखते हैं तो इस साइड पे भी ये एक पूरी की पूरी ट्राइंगल बन गई है। इस तरह से अब हमारे कहाँ कहाँ ज़रा एंगल बन रहे हैं देखते हैं। यहाँ पे भी अब एक एंगल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, एक एंगल बन गया है क्योंकि ट्राइंगल है, तो एक एंगल यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, आगे समझ, यहाँ पे इस तरह से हमारे पास ये एंगल बन गए हैं। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, ये एंगल क्योंकि हमारी ये दरमियान वाली लाइन लगाने से बने हैं, तो इनको भी हम कंस्ट्रक्शन में ही मेंशन करेंगे कि इन एंगल्स को हम नाम देंगे खुद से, ठीक है, क्योंकि नाम तो इस डायग्राम में ऑलरेडी इनके लिए नहीं है। तो ये मैंने इन एंगल्स को खुद से नेम दे लिए हैं। इसको एंगल 1, इसके क्रॉस पॉइंट्स के बिल्कुल सामने वाला जो एंगल वो एंगल 2 होगा, ये 3, 4, 5 और 6। तो मैंने कोशिश की है कि एंगल्स को उसी तरह से नाम दूँ अकॉर्डिंगली जैसे आपकी बुक में गिवन है, ताकि आप जब वहाँ से समझें तो आपको बहुत आसान लगे। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एंगल्स को क्योंकि हमने खुद से नेम दिए हैं, ठीक है, खुद से लिखे हैं, तो ये भी हम कंस्ट्रक्शन में मेंशन करेंगे। ठीक है, कि राइट एंगल्स, ये मैंने कंस्ट्रक्शन में मेंशन कर दिया है यहाँ पे। राइट एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5 एंड 6, ये हमने लिख लिया। इस तरह ये जो बेसिक 3 स्टेप होते हैं थ्योरम के, सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर स्टेटमेंट में से हमने जो 3 चीज़ें निकालनी हैं वो ये है कि एक डायग्राम कैसे बनानी है हमने, उसके बाद हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमने प्रूव करनी है, फिर उसे प्रूव करने के लिए हम अपने पास से क्या उस डायग्राम में इजाफा करते हैं। ठीक है,
तो ये चीज़ें हो गई हैं मेन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आता है थ्योरम का, वो है प्रूफ। जी, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रूफ, तो प्रूफ में हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तरफ हमारी स्टेटमेंट्स हैं और दूसरी तरफ हम उसकी लॉजिक्स पेश करते हैं, रीजंस लिखते हैं कि किस वजह से हमने इस चीज़ को ऐसे लिखा है और इसे कहाँ से लिया है। ठीक है, तो इधर यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक साइड पे स्टेटमेंट्स, और दूसरी साइड पे यहाँ इसके सामने मैं लिखूंगी रीजंस। ठीक है, जो चीज़ मैं यहाँ करूँगी वो मैं उसकी रीज़न यहाँ पे पेश करूँगी कि ये मैंने क्यों लिखा है। यही थ्योरम का जो है प्रूफ लिखने का तरीका है। तो यहाँ से चलते हैं, ज़रा इस तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले इस ट्राइंगल को देख लीजिए, AOB। तो हमने अपने पास से नहीं लिखना, हमने इसको देख के, डायग्राम को देख के सारा जो है प्रूफ लिखना होता है। तो AOB एक ट्राइंगल है जिसमें ये एंगल 5 और एंगल 3 और एंगल 1 जो है ये अपोजिट एंगल है, एक दूसरे के बिल्कुल सामने बने हुए हैं। और हमें पता है कि ट्राइंगल के जो अपोजिट एंगल हैं वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। बस यही बात हम लिखेंगे और लिखेंगे कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 है, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये अपोजिट हैं एंगल ऑफ ए ट्राइंगल AOB। ये एक ट्राइंगल है AOB, इसके ये अपोजिट एंगल हैं, इसलिए ये आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इस बात को मैंने यहाँ इस तरह से लिख लिया है कि एज मेजरमेंट एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3। क्यों ये इक्वल हैं? क्योंकि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल AOB। क्योंकि ये ट्राइंगल AOB में वो एंगल हैं जो अपोजिट हैं और इक्वल साइड के साथ हैं, एक ही साइड के साथ बन रहे हैं और एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये इक्वल होते हैं। फिर यहाँ से हम मज़ीद ज़रा डायग्राम को देखते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे कि सिमिलरली जैसे हमने एंगल 1 और 3 को कहा है कि इक्वल हैं, क्योंकि ये ट्राइंगल AOB के अपोजिट साइड्स में बने हुए हैं और एक ही इक्वल साइड के साथ बने हुए हैं और अपोजिट हैं एक दूसरे के। इसी तरह ये जो ट्राइंगल है BOC कहें या COB कहें इसको, इस ट्राइंगल में ये एंगल 2 और एंगल 4 भी क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल होंगे फॉर द सेम रीज़न। तो ये मैंने बिल्कुल सेम रीज़न लिख लिया और साथ में लिख दिया कि मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4 हो गया है, क्योंकि ये एंगल है अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्राइंगल OBC। अब यहाँ एक और बात है कि जब 1 किसकी इक्वल है 3 के और 2 किसकी इक्वल है 4 के, ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़रा डायग्राम को एक दफ़ा और देखेंगे और वहाँ से हमें एक और चीज़ मिलेगी। वो क्या है? वो ये है कि ये जैसे एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है कि जो ट्राइंगल के ये इंटरनल दो एंगल होते हैं, ठीक है, ये इनके जो अपोजिट एक्सटर्नल एंगल होता है वो क्या होता है, वो इन इंटरनल 2 एंगल्स का सम होता है। ये भी हर ट्राइंगल में ऐसा होता है कि जो ट्राइंगल के इंटरनल 2 अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे ये 1 और ये 3, ये अंदरूनी एंगल है, इंटरनल एंगल है, ठीक है, अंदर बन रहे हैं, तो इनके अपोजिट साइड पे जो एक एंगल बाहर वाली साइड पे बन रहा हो, जैसे ये एंगल 5 बन रहा है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इस 1 और इस 3 के सम के इक्वल होगा, ठीक है। इन मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 करें तो वो इक्वल निकलता है इस मेजरमेंट एंगल 5 के। सिमिलरली इधर दूसरी साइड पे हम देखें तो ये लॉजिक इस तरह से यूज़ होती है कि मेजरमेंट एंगल 4 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 अगर करें तो ये इक्वल होगा किसके, मेजरमेंट एंगल 6 के, ठीक है। इसको अब इसी तरह मैं लिखूंगी, साथ यही रीज़न दूंगी कि जो इंटरनल 2 एंगल होते हैं किसी ट्राइंगल के, उनका सम जो है वो एक एक्सटर्नल एंगल के इक्वल होता है। यही बात मैंने यहाँ पे लिख ली है जो मैंने अभी आपको समझाई थी कि ये 9 लिखा हुआ है NOW, ठीक है। नो मेजरमेंट एंगल 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 एंड सिमिलरली मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। क्यों? क्योंकि साथ में ये रीज़न दे दी गई है कि एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल अपोजिट एंगल्स, ठीक है, ये होता है। फिर हमें यहाँ से ये जो ऊपर वाली चीज़ें इनको हम नाम दे सकते हैं। इसको मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन कह लूँ और इसको मैं सेकंड इक्वेशन कह लूँ, ये मैं अपनी आसानी के लिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने इनको यूज़ करना है। मेजरमेंट एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है, तो यहाँ मैं 1 की जगह एंगल 3 लिख सकती हूँ मतलब, या फिर एंगल 3 की जगह एंगल 1 लिख सकती हूँ।
ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 क्योंकि इक्वल हैं तो मैं ये कर सकती हूँ कि 2 की जगह भी मेजरमेंट एंगल 4 लिख लूँ या 4 की जगह भी मेजरमेंट एंगल 2 लिख लूँ। तो अब मैं ऐसे ही करने लगी हूँ कि मैं 1 की जगह मेजरमेंट एंगल 3 लिख दूँगी यहाँ पे। इस तरह ये दोनों मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 हो जाएंगे। और यहाँ 2 की जगह भी मैं मेजरमेंट एंगल 4 पुट कर दूँगी और ये मेजरमेंट एंगल 4 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 हो जाएगा। ये मैंने इस तरह से लिख लिया है। मेजरमेंट एंगल 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 यूजिंग 1 एंड 3। 1 इक्वेशन यूज़ की है कि मेजरमेंट एंगल 1 और 3 सेम है, तो 1 की जगह 3 या 3 की जगह 1 लिखा जा सकता है। और इसको किस में यूज़ किया है, इसको मैं इस जगह पे इस्तेमाल की है, ठीक है। जहाँ पे मेजरमेंट एंगल 5 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 था, तो 1 की जगह पे मैंने 1 की जगह यहाँ मैंने मेजरमेंट एंगल 3 लिख लिया है। इसी तरह से ये इस जगह पे यहाँ 1 की जगह मैंने 3 लिखा है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लिया है। और ये नीचे वाली इक्वेशन जो मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 थी, इसको मैंने 4 का नाम दे लिया है। और इस तरह इस 2 इक्वेशन में से मेजरमेंट एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4 है, तो जहाँ पे मेजरमेंट एंगल 2 है इस इक्वेशन नंबर 4 में, उसकी जगह भी मैं यहाँ मेजरमेंट एंगल 4 यूज़ कर लूँगी और वो मैंने यहाँ पे इस्तेमाल कर लिया है। इस तरह से मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 4 प्लस मेजरमेंट एंगल 4 हो गया। तो यहाँ से क्या होगा, इन दोनों इक्वेशंस को देखें ज़रा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि इस तरह हमारे पास क्या हो गया, मेजरमेंट एंगल 5 जो है वो इक्वल हो गया है किसके, मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 3 को मैं लिख सकती हूँ 2 मेजरमेंट एंगल 3 के, ठीक है। ये किसकी इक्वल हो गया, 2 मेजरमेंट एंगल 3 के। और इसी तरह मेजरमेंट एंगल 6 किसकी इक्वल हो गया, मेजरमेंट एंगल 6 इज इक्वल टू ये हो गया 2 मेजरमेंट एंगल 4 के, 2 मेजरमेंट एंगल 4, ठीक है जी। ये इस तरह से हो गया। अब अगर हम अपनी इस थ्योरम की जो डायग्राम है उसको देखें तो ये ज़रा देखिए, यहाँ पे क्या है कि ये जो सेंट्रल एंगल है ये क्या है, मेजरमेंट एंगल 5 प्लस 6 को हम ऐड करें तो ये एक सेंट्रल एंगल हमारा बनता है जो माइनर आर्क के साथ बन रहा था, ठीक है। तो इस तरह से मैं इस सेंट्रल एंगल को अगर इकट्ठा लिखना चाहूँ तो ये मेजरमेंट एंगल AOC किसके इक्वल होगा, मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल 6 के। तो ये मैं ज़रा लिखूँगी, ये मैं इस तरह से यहाँ पे लिखती हूँ आपके सामने कि मेजरमेंट एंगल AOC किसकी इक्वल है, मेजरमेंट एंगल 5 प्लस मेजरमेंट एंगल 6 के, ठीक है। तो इस तरह मेजरमेंट एंगल 5 की जगह क्या आ जाएगा, 2, ये वाला ये आ जाएगा 2 मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 6 की जगह क्या आ जाएगा, 2 मेजरमेंट एंगल 4। और अगर यहाँ से मैं ये जो 2 है इसे कॉमन ले लूँ क्योंकि इन दोनों में 2 आ रहा है, तो ये हो जाएगा मेजरमेंट एंगल 3 प्लस मेजरमेंट एंगल 4। और फिर हम ज़रा अपनी डायग्राम की तरफ जाते हैं, जो इस थ्योरम की हमने डायग्राम बना रखी है। तो ज़रा यहाँ से देखें कि मेजरमेंट एंगल 3 और 4 अगर दोनों को ऐड करें तो ये कौन सा एंगल बन रहा है, ये वाला सर्कम एंगल, मेजरमेंट एंगल ABC यही बन रहा है ना। तो अब मैं 3 प्लस 4 की जगह ये वाला एंगल लिख लूँगी, मेजरमेंट एंगल ABC। तो ये इस तरह से हो जाएगा कि मेजरमेंट एंगल AOC इक्वल टू ये वाला 2 इसी तरह, और 3 और 4 की जगह क्या आ जाएगा, मेजरमेंट एंगल ABC। और यहाँ से हमें वाजिया हो गया है कि ये AOC सेंट्रल एंगल था और ये ABC सर्कम एंगल है, ठीक है। और AOC अब किसके इक्वल है, 2 टाइम्स इस सर्कम एंगल के। तो यही हमने प्रूफ करना था कि जो सेंट्रल एंगल है जो माइनर आर्क के साथ बनता है वो डबल है किसका, मेजरमेंट एंगल ABC, यानी जो मेजर आर्क के साथ एंगल बन रहा है। तो हमारा थ्योरम जो है ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो जिन्होंने मेरी ये पहली वीडियो देखी है वो काइंडली इस वीडियो को भी लाइक करें और साथ में मेरा जो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप यहाँ पे मज़ीद मैथ्स के जो प्रॉब्लम है उन्हें समझ सकें। इंशाल्लाह फिर नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।